everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of 5th chapter, magnetism. Today we are going to solve numerical based on Earth's magnetism as well as numerical based on magnetic dipole kept in a uniform magnetic field when it is going to experience torque and what is the amount of potential energy stored inside this magnetic dipole. So इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो अगर एक करंट कैरिंग एलिमेंट है तो करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए ये क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मीना करके फॉर्मूला में याद किया था, MINA. सो I is the current, N is the number of turn and capital A is what? Area and capital M is the magnetic dipole moment. ठीक है. अब इसके बाद होता है टॉर्क. What is the amount of torque acting on magnetic dipole? जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो उसके लिए क्या करना? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए उस मैग्नेट का, देन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इंसिडेंट ऑन दैट वन, देन साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी. इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए. सो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. जो नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड डाइपोल. तो अगर मान लो कि ये रोटेशन में है, when it is rotating or when it is showing a change in its this angle of inclination, तो cos θ1 एंगल से अगर θ2 पे शिफ्ट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला. सो अगर इन्होंने θ1 की वैल्यू 90 दी है और θ2 की वैल्यू इन्होंने अगर θ दी है तो वैसे केस में कोई एक वैल्यू मेंशन किया रहेगा एंड देन फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, u इज इक्वल टू माइनस mb. ये क्या हो जाएगा? cos θ. ठीक है. अब इसके अलावा जो हमने अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या था, अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या डिस्कस किया कि जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या होता है? b cos डेल्टा होता है. डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप एंड वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? b sin डेल्टा. ठीक है. और अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है tan डेल्टा इज इक्वल टू b वर्टिकल अपॉन b हॉरिजॉन्टल मिलता है. और उसका लास्ट फॉर्मूला हो गया जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? अंडर रूट ऑफ b वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रेज टू 2 प्लस b हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड रेज टू 2. तो ये फॉर्मूले इनको हमें यूज करना है. सो लेट्स सी कि ये फॉर्मूले हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व है उसमें किस हद तक हेल्प करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर. ठीक है. तो करंट ऑफ 7 एम्पियर. नेक्स्ट क्या दिया है? इज फ्लोइंग इन अ प्लैनर सर्कुलर कॉइल. कोई सर्कुलर कॉइल है, उस केस में ऐसा है, सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट फ्लो रहा है. डायरेक्शन वगैरह इन्होंने मेंशन नहीं किया अभी तक तो कोई इशू नहीं है. इज फ्लोइंग इन अ प्लैनर सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. इसका रेडियस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है. सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर. व्हेन वी विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मीटर तो ये क्या हो जाएगा? 10 into 10 raised to power minus 2 which is 10 raised to power minus 1 मीटर हो गया. करेक्ट. रेडियस की वैल्यू आ गई उस कॉइल के. Having 100 tons, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, दैट इज व्हाट 100 टर्न्स. फिर आगे क्या दिया था? कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड का हुआ कितना है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो एक यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का ये भी है. टेस्ला के अलावा, टेस्ला और गॉस के अलावा ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है. फिर क्या दिया है? इफ कॉइल इज फ्री टू रोटेट अबाउट व्हाट ओरिएंटेशन वुड correspond to its stable equilibrium and unstable equilibrium. Calculate the potential energy of coil in these cases. मतलब बोल रहे हैं ना, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो उस टाइम आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तब आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट कंडीशन है जब इन्होंने बोला स्टेबल, या अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला है इसका मतलब क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा का वैल्यू होगा 0. ठीक है. जो सेकेंड पॉइंट हमको इसमें समझ में आ रहा होगा अनस्टेबल. अगर इन्होंने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दिया है तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा? 180 डिग्री होगा. अब इनके लिए क्या बोला इन्होंने? एनर्जी कैलकुलेट करना है. तो जब ये थीटा का वैल्यू 0 है तब यू की वैल्यू क्या होगी? जब थीटा का वैल्यू 180 है तब यू की वैल्यू क्या होगी? एंड देन दे हैव गिवन एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स स्टेबल मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन. तो ये तो जो है फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हो गया. थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? इनको ना वर्क डन कैलकुलेट करना है जो ना जब उसको आप स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट में लेके जा रहे हैं. मतलब जब थीटा वैल्यू 0 से लेके 180 डिग्री पे लेके जाएंगे तब वर्क डन कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स सी
सबसे पहले क्या होगा, मुझे u का फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला क्या आपको समझ में आ रहा है। देखो पहले केस में ना यहां पे सिर्फ एक ही एंगल दिया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा का वैल्यू 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे थीटा का वैल्यू 180, तो यहां पे एक ही कंडीशन है। अच्छा, और ये कहां से कहां तक जा रहा है, इसमें जो एंगल है ना स्टेबल टू कहां जा रहा है, वो अनस्टेबल जा रहा है। ठीक है, इससे में क्या समझ में आ रहा है, इससे में समझ आ रहा है थीटा 1 की वैल्यू 0 होगी एंड जो थीटा 2 की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 180 होगा। तो यहां पे दो एंगल्स हो गए है ना, देयर इज अ चेंज, मतलब फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो एक जो बिगिनिंग के 2 क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे और लास्ट वाले में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेट्स सी, सो अब यहां पे u का जनरल फॉर्मूला क्या है, माइनस एम बी कॉस थीटा है, किसके लिए, बिगिनिंग 2 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। सो अगर हम फर्स्ट है, अच्छा उसमें भी एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दिया है और कैपिटल एम की वैल्यू को नहीं पता है। तो कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मीना वाला फॉर्मूला आई एन ए। करंट कितना फ्लो रहा है सर्किट में, करंट फ्लोइंग इज 7 एम्पियर एंड देन नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, 100 हो गया, करेक्ट। एंड एरिया की जगह पे क्या लिखोगे आप, एरिया यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है ना, तो रेडियस दिया है तो आप एरिया की जगह पे क्या लिखो, पाई आर स्क्वायर लिखो, दैट विल बी बेटर। ठीक है, अब पाई का वैल्यू क्या होगा, देखो आर की वैल्यू को आप फोकस करो, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻⁻1 10⁻⁻⁻2 क्या होगा, 10⁻⁻2 स्क्वायर मैंने डायरेक्टली ले लिया। अच्छा यहाँ पे 7 है ना, तो आप पाई की वैल्यू को 22/7 ले लो, दैट विल बी बेटर, क्योंकि क्या 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 10⁻⁻2 विल गेट कैंसिल विद 100, तो फाइनली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या आएगा, 22 और यूनिट क्या होगा इसका, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। इज दैट क्लियर। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, उसमें से हमने कैपिटल एम की वैल्यू निकाली। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको एनर्जी निकालनी है। तो थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, तो u का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस कैपिटल m कैपिटल b और ये क्या है, cos थीटा है। तो माइनस कैपिटल M की वैल्यू क्या है, कैपिटल M की वैल्यू 22 है, कैपिटल B की वैल्यू क्या है, कैपिटल B की वैल्यू 0.2 है। ठीक है, इनटू क्या होगा, ये cos 0 हो गया, तो ये वैल्यूज को अगर आपने कैलकुलेट किया तो कितना होगा, माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करो 444 हो गया, फर्स्ट डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल, 4.4 हो गया ये, और cos 0 की वैल्यू हो गई 1 हो गई, तो ये फाइनल होगा -4.4, ये जूल हो गया। ठीक है, कहीं कहीं आपको यूनिट न्यूटन मीटर में भी मिल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वो भी वही होता है ना, वर्क डन या जो होता है टॉर्क का यूनिट और ना वर्क का यूनिट ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब सेम ही होता है। तो अब ये यहाँ पे हमारा तो दूसरे पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट क्या होगा, जब उन्होंने बोला अनस्टेबल मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री, तो अभी u का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कैपिटल M कैपिटल B, ये क्या होगा, cos थीटा। तो देखो माइनस कैपिटल M की वैल्यू क्या है, ये कैपिटल M की वैल्यू 22 है, B का वैल्यू क्या है, 0.2 है, तो cos 180 हमने ले लिया ना, cos 180। तो समझ वाली बात क्या है, ये पूरे को मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या होगा, -4.4 हो गया इनटू cos 180 की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा, +4.4, ये जूल और न्यूटन मीटर एनर्जी हो गया। तो फर्स्ट टू केसेस के एनर्जी हमको मिल गए। अभी लास्ट केस में देख लेते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द लास्ट केस। लास्ट केस में क्वेश्चन क्या है, मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ लास्ट केस का। ठीक है, थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 की वैल्यू हमको पता है ना, तो थर्ड वन कंडीशन में यही सॉल्व कर लेता हूँ। सो थर्ड कंडीशन इज, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया वर्क डन वो सेम ही हो गया, करेक्ट। फॉर्मूला क्या है, एम बी, वहां पे देख लो, एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, करेक्ट। तो m की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M, हमने कैलकुलेट किया 22 है, b का वैल्यू कितना है, 0.2 है, ये क्या cos 0, थीटा 1 की वैल्यू 0 है, स्टेबल के लिए एंगल 0 होगा। ठीक है, अनस्टेबल पे जाना मतलब 180। तो अब अगर आपने ये कैलकुलेशन तो किया ही है, ये क्या 4.4 है इनटू cos 0 की वैल्यू क्या 1 है, माइनस cos -180 वाले -1 है, ये ब्रैकेट क्लोज, तो फाइनली क्या होगा, 4.4 इनटू इन ब्रैकेट 1 + 1, तो दैट इज 2 एक्चुअल में देखा जाए तो 2 अगर 4.4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8.8 जूल और न्यूटन मीटर। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो अभी ना बहुत सिंपल सा है, अब वो ना मैग्नेटिज्म में बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है हम ये डायरेक्शन का कन्वेंशन ले लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो दो क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन के लिए मैं लिख लेता हूं, ठीक है, कन्वेंशन, so that we will not waste time. So अब क्वेश्चन में क्या दिया है, the declination at a place is 15 degree west of north. Declination
डिक्लिनेशन मतलब ना वो अल्फा की वैल्यू है, डिक्लिनेशन की वैल्यू का 15 डिग्री है। क्या है 15 डिग्री? वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ये हमारा की पॉइंट है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो डिक्लिनेशन का बहुत सिंपल सा टास्क है, हमने जो अब तक डिस्कस किया था, ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये ना ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा, ये ज्योग्राफिक साउथ होगा, ज्योग्राफिक ईस्ट होगा, ज्योग्राफिक वेस्ट होगा, क्योंकि हमारा सारा कैलकुलेशन ना ज्योग्राफी के हिसाब से ही होगा। क्योंकि हम ना मैग्नेटिक तो क्या होता है बाद में हमको पता था, बट हमने पहले मैप वगैरह जो कैलिब्रेशन था हमने ज्योग्राफी के हिसाब से किया था। तो अब हमें ना जो भी ट्रैवलिंग वगैरह करनी है वो ज्योग्राफी के हिसाब से करनी। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है ना कि आपने मैग्नेटिक कंपास को रखा है नॉर्थ को इंडिकेट करने के लिए, बट नॉर्थ आपका इस डायरेक्शन में बता रहा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, और यहां लिखा ऑफ नॉर्थ, 15 डिग्री ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ से 15 डिग्री मतलब आपने ऐसा कंडीशन ले जाए तो दिस इज द 15 डिग्री ऑफ नॉर्थ, ये पर्टिकुलर पॉइंट ये लाइन आप कंसीडर कर लो। ठीक है, 15 डिग्री ऑफ नॉर्थ, तो ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर डिक्लिनेशन ही होगा, 15 डिग्री ऑफ नॉर्थ हो गया, है ना, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अभी एक कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, इन विच डायरेक्शन शुड अ शिप बी स्टीयर्ड सो दैट इट रीचेज द प्लेस ड्यू ईस्ट। अब बोल रहे ना, अब इसको ना किस डायरेक्शन में उसको घुमाना है, किस एंगल पे लेके जाना पड़ेगा शिप को, सो दैट वो ना ईस्ट डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में उसको फाइनली पहुंचना है। क्लियर? अब इसमें क्या है ना, आपको सिर्फ लॉजिकली समझना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह है नहीं इसमें। आप समझ लो, हमको क्या लग रहा है कि हमको ये नॉर्थ है, हमको लग रहा है कि ये नॉर्थ है, तो मैग्नेट ने जो हमको नॉर्थ बताया वो ये नहीं है, ये वाला लाइन है, दिस लाइन इज नॉट दैट नॉर्थ, वो ये वाला है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। लेकिन अब ज्योग्राफिक नॉर्थ यहां पे है, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक ईस्ट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ना ज्योग्राफिक नॉर्थ है, एक्चुअली इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्थ में जा रहा है, अंडरस्टूड, इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्थ में जा रहा है, अब उसको ईस्ट में जाना है। तो अब अगर ये नॉर्थ से सिर्फ 90, क्योंकि उसको हमने जनरली क्या पता होता है कि नॉर्थ से ईस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो अगर वो सिर्फ 90 डिग्री पे अगर टर्न करेगा तो वो इधर कहीं इस एंगल पे जाएगा, विल नॉट रीच टू द डेस्टिनेशन। तो अगर उसको इस लाइन पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, दिस 90 डिग्री प्लस दिस 15 डिग्री क्या होना चाहिए, ऐड करना पड़ेगा। सो ये क्या होगा, देयरफॉर डायरेक्शन इन विच शिप शुड बी स्टीयर्ड, सो देयरफॉर डायरेक्शन in which ship should be steered ठीक है, तो कौन सा डायरेक्शन में हम शिप को वो करेंगे, टर्न करेंगे, तो 90 डिग्री पहले से था, तो 15 डिग्री जो डिक्लिनेशन का है, तो ये टोटल वैल्यू का होगा 105 ठीक है डिग्री। तो 105 डिग्री पे क्या करना पड़ेगा, उसको स्टीयर करना पड़ेगा शिप को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडिया और आपको मिल जाएगा। अब बोलेगा शिप इज टू रीच अ प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये साउथ और वेस्ट हो गया, तो बोले 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये ना लोकेशन है, मतलब यहां पे जाना है, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से कितना है, ये देखो 10 डिग्री ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से क्या करना है, साउथ ऑफ वेस्ट वाले कैटेगरी में आप देखो, बट 10 डिग्री क्या है, साउथ ऑफ वेस्ट, तो ये क्या होगा 10 डिग्री, मतलब फाइनली ना शिप को इस लाइन पे जाना है, करेक्ट, दिस इज द डायरेक्शन विच शिप हैज टू रीच। बट अब प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने बताया कि इन विच डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड इफ द डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, ये डिक्लिनेशन का एंगल दिया है, क्या दिया इन्होंने, 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, तो 18 डिग्री ऑफ नॉर्थ मतलब वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ये हो गया 18 डिग्री ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 18 डिग्री मतलब ऐसे ले लो ना आप, ये आप इमेजिन करो कि ये हो गया 18 डिग्री का लाइन, ठीक है, थोड़ा लाइन स्ट्रेट नहीं दिख रहा होगा बट आप समझ लेना, ये 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ये हो गया एंगुलर डिक्लिनेशन। क्लियर? अब ना इस बंदे को ऐसा, जो इस शिप को नेविगेट कर रहा होगा उस बंदे के हिसाब से उसको लग रहा है कि ये नॉर्थ पे हो जा रहा है, बट एक्चुअली ये नॉर्थ नहीं है, वो बंदा के हिसाब से नॉर्थ यहां पे होगा, ठीक है, मतलब डिक्लिनेशन कितने का है, 18 डिग्री का, अंडरस्टूड। अब उस बंदे को इस एंगल पे जाना है, इस लाइन पे जाना है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप कैलकुलेशन करें तो पहले तो क्या करो, ये 90 है बराबर, ये 90, उस 90 में ये 10 डिग्री को ऐड कर दो बराबर, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल नॉर्थ से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, और उसमें से इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप ये डायरेक्शन में आप इमेजिन करो कि आप यहां से कैलकुलेशन करो, बट एक्चुअल कैलकुलेशन यहां से नहीं, कैलकुलेशन यहां से, तो मुझे ना इनके बीच का एंगल चाहिए, करेक्ट, मुझे इनके बीच का एंगल चाहिए, तो व्हाट विल आई डू, मैं एक्चुअल नॉर्थ से जहां तक जाना वहां का एंगल ले लेता हूं, उसमें से एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। एक और पॉइंट आप नोट कर लो कि जैसे ना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और ना जिस फ्रेम में, जैसे अभी ये नॉर्थ एंड साउथ है,
ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अगर ना इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्लिनेशन अगर मोशन है हुआ, इफ द मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्लिनेशन, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिक्लिनेशन को माइनस करना पड़ता है। बट अगर मोशन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिक्लिनेशन है, मतलब ये नॉर्थ एंड साउथ वाली लाइन है, ये ईस्ट में जाना है तो उसके ऑपोजिट हो गया ना, डिक्लिनेशन लेफ्ट में जा रहा है और ये हम राइट में कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे देख लो। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, डिक्लिनेशन की तरह लेफ्ट में है और आप स्टडी भी किधर करो, जाना भी किधर आपको, लेफ्ट में जाना है, तो इस केस में माइनस होगा। तो जो नॉर्मल रूल्स है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। तो अब इसमें क्या होगा, डायरेक्शन इन विच शिप शुड बी स्टीयर्ड, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली ना डायरेक्शन लिख देता हूं, बाकी पूरा स्टेटमेंट है यही का यही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपको क्या लेना है, यहां से नॉर्थ से वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, एंगल का 90 हो गया। फिर वेस्ट से जिस डायरेक्शन में जाना है उसका एंगल कितना हो गया, वो 10 हो गया। बट हमें क्या दिख रहा है कि वो ऑलरेडी ना नॉर्थ से इतना शिफ्ट होकर ही चल रहा है, दैट इज व्हाट माइनस 80 डिग्री, जो डिक्लिनेशन है उसको माइनस कर दिया हमने। तो 100 में से 18 माइनस कर दो ना, 90 प्लस 10 कितना होगा, 100 होगा। 18 माइनस कर दो तो क्या होगा, ये 82 डिग्री हो गया। इज दैट क्लियर? सो ये ना सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको समझना है कि करना क्या है और कैसे करना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, in the magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.2 Gauss. Horizontal component of Earth's magnetic field, मतलब जो Earth's magnetic field का जो horizontal component है उसकी वैल्यू कितना दिया इन्होंने, 0.2 Gauss है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड दिया और आपको वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड में ही निकालना है, तो क्या होगा, यूनिट कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड दिया और कोई और क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है अदर देन मैग्नेटिक फील्ड, तो शायद हो सकता है यूनिट कन्वर्जन हमें करना पड़े। बट मैग्नेटिक फील्ड दिया है और मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो देयर इज नो नीड टू डू यूनिट कन्वर्जन, अब उसके बिना भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन्होंने बोला है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.2 गॉस। फिर क्या दिया है, एंड द डिप एंगल है 60 डिग्री, तो एंगल और डिप की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। फिर आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। फिर क्या दिया इन्होंने, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस लोकेशन, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट भी आपको निकालना है, ठीक है। सो अगर देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हम ना ये फॉर्मूले को बहुत रेयरली यूज करने की कोशिश करेंगे, मतलब जब हमारे पास ऑप्शन होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हम बीएच और बीवी से अगर कैलकुलेशन होता है तो विल ट्राई विद दैट वन। तो देखो अभी ना यहाँ पे क्या दिया, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है आपके में, एंगल और डिप दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, तो देख लो आप, बी एच का वैल्यू क्या होगा, बी एच इज व्हाट, बी कॉस डेल्टा, क्लियर। बी एच का वैल्यू कितना है, 0.2 गॉस है। बी हो गया कॉस डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, कॉस 60, क्लियर। अब उस हिसाब से देखो तो ये 0.2 हो गया, इज इक्वल टू दिस इज द बी कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो गया। तो देखो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी, 2 यहां पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 0.4 गॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो आपको पता चल गया, करेक्ट। मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो आपको पता चल जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, आपको निकालना है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बीवी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा होगा, करेक्ट। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, हमने यहाँ कैलकुलेट किया 0.4 है, ठीक है। और साइन डेल्टा की वैल्यू क्या होगा, साइन 60, तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू, तो ये 0.4 हो गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होगा, √3/2, 2 से कैंसिल करें तो 0.2 हो गया, तो क्या होगा 0.2। √3 की वैल्यू क्या होगा, 1.732 होता है, क्लियर। अभी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, एंड 2 1 जा 2 1 3 हो गया। तो डेसिमल 4 के बाद तो ये होगा 0.3। तो ये बी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3464 गॉस, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया, और ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है, विल सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन भी ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही है, देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, हो सकता है ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाए। तो लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दिया, अ कंपास नीडल हुज मैग्नेटिक मोमेंट इज 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक कंपास हुज मैग्नेटिक मोमेंट इज, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया, तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो गई, 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया, कैपिटल एम की वैल्यू। पॉइंटिंग ज्योग्राफिकली नॉर्थ एट अ सर्टेन, देखो यूनिट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। कभी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यूनिट से भी आप आइडेंटिफाई करो। एट अ सर्टेन प्लेस, ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। अच्छा, यहाँ पे ना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, तो बी एच की वैल्यू दी है, कितना दिया इन्होंने, 40
ये दिया माइक्रो। अब देखो ना, हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये माइक्रो में है, तो उसको हमने क्या करेंगे, नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या होगा, माइक्रो को अगर आप रिमूव करोगे तो क्या होगा, 10⁻⁻⁻⁶ हो जाएगा, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर क्या दिया, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ। अब बोले ये मैग्नेटिक डाइपोल को जब हमने, या इस मैग्नेटिक नीडल को जब हमने ना इतने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के मैग्नेटिक नीडल को हमने जब इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस टाइम वो टॉर्क एक्सपीरियंस करा, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से टॉर्क एक्सपीरियंस करा। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करा, एक्सपीरियंस है टॉर्क ऑफ, तो टॉर्क का क्या हो गया, ये हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन मीटर। कभी कभी ना किसी जगह पे आपको टॉर्क का यूनिट जूल भी मिल सकता है, जैसा मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते टाइम पे, जब हमने जूल भी यूनिट लिया था, न्यूटन मीटर भी लिया था। तो टॉर्क का यूनिट और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर इन डाइपोल उनका यूनिट से हो सकता है, वर्क का यूनिट भी वही हो सकता है, ठीक है। अगर व्हाट इज द डिक्लिनेशन ऑफ द प्लेस, डिक्लिनेशन ऑफ द प्लेस मतलब ना यहाँ पे अल्फा के हिसाब से, अब देखो डिक्लिनेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जो है ना एंगल कितना होगा, मतलब ना एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे डिक्लिनेशन इज वेरी सिमिलर टू, यहाँ पे एक्चुअली डिप की तरह काम करता है। तो अब उतने डिटेल में आने जरूरत है, आप बस देख लो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m हो गया, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट होगा BH, और फिर यहाँ पे होगा टॉर्क का फॉर्मूला होगा साइन, हमने अल्फा ले लिया यहाँ पे, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू क्या है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्चुअल में ये अल्फा की वैल्यू निकाले, तो हमने क्या कहा, साइन अल्फा लिखा। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टॉर्क अपॉन कैपिटल M और B सबस्क्रिप्ट H हो गया। तो अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, टॉर्क की वैल्यू क्या है, टॉर्क की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻³ हो गया, कैपिटल M की वैल्यू क्या है 60 हो गई, ठीक है, इंटू BH की वैल्यू क्या हो गया 40 हो गया, इंटू 10⁻⁻⁶ हो गया, ठीक है। सो अब इस हिसाब से अगर हम बढ़ेंगे आगे, तो ये 10 ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁻3, ठीक है, 1.2 अपॉन क्या हो गया 2400, ठीक है, इंटू क्या होगा 10⁻⁻3। अब अगर वो डीपली ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट विल यू गेट, ये 1.2 की वैल्यू 1.2 होगी, बट 10⁻⁻3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2.4 हो जाएगा, क्लियर। तो बाकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस जगह पे, ठीक है, आई होप आप समझ जाओगे। तो हमने क्या लिया, ये अल्फा प्रॉपर्ली लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा, तो वो आपको मिला है 1.2 अपॉन 2.4, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 12/24, तो 6 2 जा एंड सॉरी 12 1 जा एंड 12 2 जा, क्या करें, तो ये साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, व्हिच एंगल ऑफ साइन इज 1/2, साइन 30, क्लियर। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, वहां पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब ना एंगल ऑफ डिप के टर्म में वो मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस आर, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर वर्टिकल कंपोनेंट है। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस आर 0.22 गॉस, तो 0.22 गॉस है, एंड क्या है फिर 0.38 गॉस है, ठीक है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेप्थ, तो आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है। फिर क्या दिया इन्होंने, एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ फील्ड, अर्थ फील्ड का रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब ना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, इसका मतलब ये हो गया। तो देखो डेल्टा का वैल्यू पूछा इन्होंने, और बी वर्टिकल बी हॉरिजॉन्टल दिया है। जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों दिया है, तो देखो दोनों को यूज करके हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो ये एंगल ऑफ डिप के लिए ये यूज कर सकते हैं, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं, करेक्ट। ये नॉर्मल वैल्यूज भी आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बट उसमें क्या होगा ना, कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हम क्या करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, मान लो कभी भी डेल्टा की वैल्यू नहीं आई तो हो सकता है ना हमें प्रॉब्लम हो जाए, तो हम क्या करें, बी की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी वर्टिकल पता, बी हॉरिजॉन्टल पता, तो बी की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मान लो डेल्टा की वैल्यू आपको पता चल गई तो यू कैन कैलकुलेट विद दैट आल्सो, कोई इशू नहीं है। तो देख लेते हैं, तो यहां पे क्या होगा 10 डेल्टा, 10 डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। तो अब यही मैं सॉल्व कर लेता हूं, बी वर्टिकल की वैल्यू क्या है 0.38 है, बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या है 0.22 है, क्या होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 2 ये 11 हो गया, और एक होगा 19 हो गया, कैंसिल 11 1 जा
देन ये 8 बचा तो 11 7 जा, देन अगेन 2 जा, देन 7 जा एंड 2 जा। क्लियर? तो अब एक हिसाब से देखो ना, तो ये वैल्यू को हम क्या करते हैं ना, tan डेल्टा 1.72 को ना मैं अगर अप्रोक्स में लिखूं, ठीक है, इट कैन बी 1.73, कैन बी राइट, राउंड फिगर का मैं लिख रहा हूं। तो लेकिन एक और चीज है ना, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, ठीक है, आगे ना 3 2 1 वगैरह आएगा, बट मैं 7.3 अप्रोक्स वैल्यू में ले रहा हूं, ठीक है। तो tan डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया, है ना, तो ये अगर √3, तो tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, दैट इज 1.73। क्लियर? ये वैल्यू अगर आपको पता है तो ठीक है। सो अब क्या होगा, हमने यहां पे लिखा tan 60, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री। अगर मान लो आप ये यूज करके आप BH और BB यूज करके फाइंड आउट करना तो कर सकते हो, दैट्स नॉट इशू। यानी तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल मेथड से भी ले लेता हूँ जो एक्चुअल में पैटर्न होगा। मान लो हो सकता है ये मेरा एंगल गलत हो, तो देन आई विल बी इन ट्रबल। सो जस्ट टू कीप माई सेल्फ इन सेफेस्ट जोन, मैंने क्या किया यहाँ पे B वर्टिकल रेज टू 2 प्लस B हॉरिजॉन्टल रेज टू 2 कर दिया, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। तो B वर्टिकल कितना है 0.22 है रेज टू 2 प्लस B हॉरिजॉन्टल कितना है 0.38 रेज टू 2 है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.22 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये इसका स्क्वायर होगा 0.484 होगा प्लस, ठीक है, ये 0.0484 होगा, 0.0484, क्योंकि ना 224, हाँ बराबर, प्लस अब इसका अगर स्क्वायर होगा तो क्या होगा 0.1444 होगा, 38 का स्क्वायर 144 होगा, ठीक है। और अगर डेसिमल होगा तो क्या होगा 1 2 3 4 के बाद हम डेसिमल पुट कर देते हैं। तो B का वैल्यू क्या होगा, विल ऐड इट नाउ, ठीक है, 4 4 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, फिर 4 4 8 एंड 1 क्या हो गया 9 हो गया, फिर क्या होगा 19, तो ये 0.1928 होगा, ठीक है। तो ये 4 4 16 समथिंग उसका अप्रोक्स आएगा आंसर, तो 0 पॉइंट, तो अगर आप इसका स्क्वायर लोगे तो यू कंप्यूटर ये 427 गॉस आएगा। तो गॉस में हमने स्टार्ट किया था और आंसर हमको किसमें मिला, गॉस में मिला। सो ये क्वेश्चन ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला पता होगा तो देन यू कैन सिंप्लीफाई। आई होप आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।